गलवान में चाइना की तरफ से कितने सोल्जर घायल हुए थे या कितने सोल्जर शहीद हुए थे, ये बात शायद चाइना खुद भी नहीं जानता है। तेजस की एक्सपोर्ट वेरिएंट को 2023 तक तैयार करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अभी कोई ईस्ट एशियन देश है जो कि तेजस की एक स्क्वाड्रन को खरीदने के लिए एचएएल के साथ बातचीत कर रही है। इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर लीजिंग टेंडर में अभी भारत की स्टेट ओन पवनस की तरफ से पार्टिसिपेट करने की बात सामने आई है। भारत और पाकिस्तान की तरफ से अभी अपने रिलेशन को बेहतर करने को लेकर बातचीत शुरू करते ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादी संगठन की तरफ से अभी उन्हीं के सरकार को धमकी देना शुरू किया जा रहा है। और अंत में बालाकोट के बाद भारत की तरफ से किस वजह से भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में पृथ्वी मिसाइल को तैनात करने का फैसला किया गया था, ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट चाइना की तरफ से है। अब तक आपने सुना होगा कि गलवान में भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन असल में चाइना की तरफ से इस हादसे में कितने जवान शहीद हुए थे यह आज तक मिस्ट्री की तरह बना हुआ है। भारत के क्लेम के मुताबिक इसमें चाइना के 40 जवान शहीद हुए थे और रशिया के क्लेम के मुताबिक इसमें चाइना की तरफ से 45 जवान शहीद हुए थे। लेकिन हाल ही में ही चाइना की तरफ से बताया गया था कि इसमें उनके लगभग 4 जवान ही शहीद हुए थे, पर यह नंबर भी फर्जी है, जो कि आप सब जानते हैं। इसका अभी प्रूफ भी मिल चुका है, क्योंकि खुद चाइना के मिलिट्री ऑफिसर की तरफ से भी कैजुअलिटी फिगर को लेके अलग अलग तरह के नंबर बताया जा रहे हैं। हाल ही में इसी को लेकर द प्रिंट में एक रिपोर्ट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि भारत और चाइना के बीच जो मीटिंग हुई उसमें अनऑफिशियल लेवल में जो डिस्कशन किया जा रहा था, उस दौरान चाइना की तरफ से अलग अलग फिगर को बताया गया था। कहीं पर चाइनीज ऑफिसर की तरफ से 4 बताया जा रहा था, कहीं पर 9 बताया जा रहा था और कहीं पर 14 बताया जा रहा था। और इन बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि चाइना के ऑफिसर को ये भी ठीक से नहीं पता है कि उस हादसे के दौरान उनके कितने जवान शहीद हुए थे। अब ये बात चाइना की तरफ से भारत के साथ कभी भी खुल के शेयर नहीं किया गया था कि उनके कितने जवान वहां पे शहीद हुए थे या फिर उनको कितना कैजुअलिटी हुआ था। लेकिन एक बार बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्होंने भी एक कर्नल रैंक के ऑफिसर को खोया था और इसी बीच ये सारे नंबर सामने आए। लेकिन भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में जो अलग अलग मीटिंग की गई थी उसमें नंबर वेरी कर रहा था। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो चाइना को खुद नहीं पता कि उन्होंने कितने जवान को खोए थे, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि चाइना यहाँ पे भारत को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो एक्चुअल फिगर को बताने के बदले आड़े तेड़े नंबर को बता रहा है, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। गलवान हादसे की बात करें तो यह रात में हुआ था, जिस वजह से किसको कितना कैजुअलिटी हुआ था पता नहीं चला था। अब सुबह तक सबको इवैक्यूएट कर दिया गया था, जिस वजह से इसी का फायदा उठाते हुए चाइना की तरफ से अपने फिगर को छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट को लेके। एरो इंडिया शो के दौरान एचएएल के चेयरमैन आर माधवन जी ने बताया था कि अभी कई देश तेजस को खरीदने में इंटरेस्टेड है और एरो इंडिया शो के दौरान ही उन्हीं देशों के लीडर के साथ ऑफिशियल लेवल में इसको एक्सपोर्ट करने के लिए बातचीत की गई थी। लेकिन तेजस की जो वेरिएंट भारत में इस्तेमाल किया जाता है उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए एचएएल की तरफ से एक अलग ही वेरिएंट को बनाया जा रहा है, जिसका नाम तेज EX यानी कि तेजस का एक्सपोर्ट वेरिएंट है और इसे 2023 तक बनाने का फैसला किया गया, जिसके बाद इसको अलग अलग देशों को इवैल्यूएशन के लिए दिया जाएगा। अभी तेजस की कुल मिला के 2 LSP यूनिट है, जिसको मेनली टेस्टिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये अभी पहली बार सुनने को मिला कि साउथ ईस्ट एशियन में कोई कंट्री है जो कि तेजस की लगभग 12 से 16 यूनिट को खरीदने वाली, और इसमें बहुत सिंगल सीटर और ट्विन सीटर वेरिएंट होने वाले हैं। इसके लिए अभी आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ही फ्लाइट टेस्टिंग शुरू होने वाली है और 2 से 3 साल के अंदर इसको एक्सपोर्ट करने का प्लान किया गया है। अब ये कौन सा देश अभी तक क्लियरली बताया नहीं गया, लेकिन अभी एचएएल अपनी नासिक डिवीजन को स्पेशली तेजस के एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए तैयार कर रही है और यहाँ पर अभी जितने तेजस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा उन सभी को एक्सपोर्ट करने का प्लान किया गया है। अभी एचएएल की बेंगलुरु डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर साल भर में लगभग 16 तेजस को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और नासिक डिवीजन की बात करें तो वहाँ पर बनने के बाद ये लगभग 5 तेजस को मैन्युफैक्चर कर सकेगा, जिनको आगे चल के सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाएगा। तेजस का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा वो तेजस MK1 की FOC वेरिएंट का एक लो कॉस्ट ऑप्शन होने वाली है, जिसमें कस्टमर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एवियोनिक्स वगैरह ऑफर किए जाएंगे। वो चाहे तो इसमें महंगे सिस्टम भी डाल सकेंगे। अब जैसे कि इसको मेनली JF-17 या F-50 जैसे फाइटर के साथ कम्पीट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, तो उस हिसाब से इसको कॉस्ट इफेक्टिव रखने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन बाकी सभी सेगमेंट में ये उनसे काफी बेहतर रहने वाला है।
और अगर कस्टमर चाहे तो वो तेजस MK1 स्टैंडर्ड की वेरिएंट को भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सपोर्ट वेरिएंट का जो बेस प्राइस रहने वाली है वो 30 से 40 मिलियन डॉलर के आसपास ही होने वाली है। इसके अलावा HAL की तरफ से बताया गया कि इजिप्ट, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देश अभी तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं। सिंगापुर की तरफ से अभी अपनी एयरफोर्स में एक मॉडर्न ट्रेनर एयरक्राफ्ट को शामिल करने का प्लान किया गया, जिसमें वो तेजस को सिलेक्ट करने वाले हैं। और इजिप्ट की बात करें तो वो अभी अपने अल्फा जेट ट्रेनर को रिप्लेस करने के लिए एक मॉडर्न ट्रेनर को ढूंढ रही है, जिसमें तेजस पहला चॉइस बन सकता है। अब इसके लिए HAL की तरफ से लीड इन फाइटर जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाए और ये सबका पहला पसंद हो सकता है, क्योंकि इसको ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अलावा कॉम्बैट रोल में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। अगला अपडेट नेवी की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि इंडियन नेवी की तरफ से कुछ दिन पहले अपनी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेने की बात की गई थी और नेवी अभी कम से कम 16 हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने वाली थी। और अगर अभी इंडियन नेवी की यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टेंडर का फाइनल होना और डिले होता है तो और ज्यादा हेलीकॉप्टर्स को भी आगे चल के लीज पर लिया जा सकता है। इसी बीच स्टेट वन पवन हंस हेलीकॉप्टर ऑपरेटर की तरफ से अभी नेवी की इस टेंडर को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पवन हंस की तरफ से अभी नेवी की इस टेंडर में अपने हेलीकॉप्टर्स को सप्लाई करने की बात की गई है और पवन हंस के मुताबिक उनकी एग्जिस्टिंग चॉपर फ्लीट नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। अभी तक नेवी की इस प्रपोजल को लगभग 4 प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से रिस्पॉन्ड किया गया है, लेकिन अभी तक नेवी की तरफ से इसमें से किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया और इस लीजिंग टेंडर को आगे नहीं बढ़ाया गया। अभी हमारे पास एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एक देसी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन नेवी का कहना है कि इसे हर एक प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ नेवी की चेतक हेलीकॉप्टर की बात करें तो काफी पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से अभी अर्जेंट बेसिस पर हमें हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ रही है और सभी फ्रंटलाइन वॉर्सेस में ऑपरेट करने के लिए अभी कम से कम 12 से 16 हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ रही है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से, और अभी हम 2 खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों देशों के बीच अभी शांति को कायम करने के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया को शुरू किया गया है और बॉर्डर में सीज फायरिंग की उल्लंघन को बंद करने का फैसला करने के साथ साथ अपने बीच जो मतभेद थे उनको बातचीत के माध्यम से सुलझाने की बात की गई है। जल्द ही दोनों एक दूसरे के देश में हाई कमीशन रैंक के ऑफिसर को भी अपॉइंट करने वाले हैं, जिससे आगे चल के ये दोनों देशों की डिप्लोमेटिक रिलेशन बेहतर होने का कुछ छोटा सा उम्मीद किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इससे दोनों देशों को फायदा होने वाला है और सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होने वाला है। हमारा फायदा ये है कि बॉर्डर में अब गोलियां वगैरह नहीं चलेगी, जिससे LOC के करीब रहने वाले लोगों की जिंदगी अभी थोड़ी सी आसान होने वाली है और ना ही बॉर्डर में फायरिंग की वजह से किसी की जान जाएगी और ये पाकिस्तान के ऊपर भी लागू होता है। अब इस फैसले को इस वजह से लिया गया था क्योंकि 2020 में ही लगभग 5133 बार सीज फायरिंग का उल्लंघन किया गया था और इससे भारत और पाकिस्तान दोनों को नुकसान का सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान की तरफ से अभी सीज फायरिंग के उल्लंघन को बंद करके अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर करने को लेकर बातचीत करना शुरू किया गया है, इसी बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादी संगठन की तरफ से अभी पसंद नहीं किया जा रहा है और अभी वो इसमें पाकिस्तान की सरकार को दोष दे रहे हैं और उसके खिलाफ बगावत करने की भी धमकी दे रहे हैं। यानी कि अभी हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान बदलना नहीं चाहता है, लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं जहां पर अगर पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना भी चाहता है तब भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद ये सारे सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री ऐसा होने नहीं देने वाले हैं और फिर बीच में ये कुछ ऐसा गड़बड़ी करने वाले हैं जिससे हमारे रिलेशन दोबारा खराब हो जाएंगे। अगला अपडेट बालाकोट से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जब 27 फरवरी को हुई डॉग फाइट में अभिनंदन वर्धमान का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के साइड में गिरा तो उनको कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद ही भारत की तरफ से अपनी पृथ्वी मिसाइल को LOC के करीब तैनात कर दिया गया था, जिसकी डर से पाकिस्तान की तरफ से तुरंत ही अभिनंदन वर्धमान को भारत को वापस करने का फैसला किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने पृथ्वी मिसाइल को क्यों चुना था? हमारे पास इसके मुकाबले और भी कई ताकतवर मिसाइल मौजूद थे जिनको वहां पे भारत तैनात कर सकता था, लेकिन पृथ्वी मिसाइल की बात करें तो ये हमारा पहला शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको DRDO की तरफ से पूरी तरीके से इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। इसकी 2 वेरिएंट है, पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2। इनमें से पृथ्वी 1 मिसाइल की रेंज लगभग 150 किलोमीटर और ये लगभग 1000 kg की वॉरेट को कैरी कर सकता है और पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज लगभग 250 किलोमीटर और ये लगभग 750 kg के आसपास की वॉरेट को कैरी कर सकता है। अब अगर इन मिसाइल को LOC के करीब डिप्लॉय किया जाता है तो इसकी रेंज में आधा पाकिस्तान आ जाता है, जिसमें पाकिस्तान की लगभग सभी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट और सिटी भी शामिल है
और इसको वहां पे तैनात करने के बाद पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया गया था कि अगर अभिनंदन के साथ कुछ गड़बड़ी होता है तो उसके बाद पाकिस्तान को इसका बहुत ही बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब पृथ्वी मिसाइल को वहां पर डिप्लॉय करने का एक मेजर कारण ये था कि ये मिसाइल पहले से LOC के सबसे करीब मौजूद था और ये कम्प्लीटली इंडिजिनस मिसाइल था जिसमें आर्म ट्विस्ट होने का कोई भी चांसेस नहीं था। मतलब अगर हम किसी दूसरे देश से कोई मिसाइल को खरीदते हैं तो वहां पर थोड़ा सा चांस होता है कि वो देश उस मिसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, बोल सकता है कि तुम इसको इस देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसको आर्म ट्विस्ट कहा जाता है, जैसे कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुआ है। तो इस वजह से भारत ने वहां पे पृथ्वी मिसाइल को चुना था ताकि इस दौरान कोई तीसरा देश से हमें मिसाइल को फायर करने से पहले इजाजत लेने की जरूरत ना पड़े और कोई तीसरा देश वहां पे आर्म ट्विस्ट ना कर सके। और वैसे भी अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन मिसाइल है और पाकिस्तान से कभी भी काउंटर नहीं कर सकता है। मतलब अगर इसको एक बार भारत फायर कर देता है तो भारत जहां पर भी इसको फायर करता है तो वो टारगेट नष्ट होना था, जिस वजह से पाकिस्तान इतना डर गया था और उनके आर्मी चीफ पसीने से भीग गए थे। और ये एक मेजर कारण था जिस वजह से अभिनंदन वर्धमान को तुरंत ही पाकिस्तान की तरफ से छोड़ने का फैसला किया गया था। अगला अपडेट AK-203 राइफल की डील को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत में अभी AK-203 राइफल्स को बनाया जाने वाला है और कुल मिलाकर भारत अभी 7,70,000 AK-203 राइफल को खरीदने वाला है, जो कि हमारी पुरानी इंसास राइफल को रिप्लेस करने वाले हैं। इनमें से पहले 1 लाख राइफल को सीधे रशिया से इंपोर्ट किया जाएगा और बाकी बचे राइफल को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन पिछले 2 सालों से डील आगे नहीं बढ़ रही है। इसकी अभी कोई बहुत बड़ा कारण तो नहीं है, लेकिन हाल ही में जब इसके बारे में आर्मी को सवाल किए गए थे तो आर्मी की तरफ से बताया गया था कि इस डील को लेके कुछ फाइनेंशियल इशू अभी भी चल रहे हैं, जिस वजह से अब इसको अप्रूवल नहीं मिल पा रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अब एक 5 मेंबर वाली टीम को तैनात किया गया जो कि इन राइफल्स की एक प्राइसिंग को तय करने वाले हैं। आर्मी का कहना है कि राइफल्स को लेके सभी टेक्निकल एवोल्यूशन और बातचीत पूरा हो चुका है, लेकिन प्राइस को लेके अभी थोड़ा सा बातचीत बाकी है। और ये प्राइस नेगोशिएशन अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली इन राइफल्स की जो यूनिट कॉस्ट होने वाली है वो भारत को लगभग 70,000 रुपए के आसपास पड़ने वाले हैं। और इसमें रशिया ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा है और ना ही भारत की तरफ से इसको कम करने के लिए बोला जा रहा है। दिक्कत ये कि जैसे कि इसको लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर भारत में बनाया जाएगा और साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनको आगे चल के मैन्युफैक्चर करेगी, तो इसमें रशिया अभी हर एक राइफल में लगभग 6,000 रुपए की प्रॉफिट रख रही है। और इसी बात को लेके अभी नेगोशिएशन किया जा रहा है और इसी चीज को अभी थोड़ा कम करने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और रोजोब्रोन एक्सपोर्ट के बीच बातचीत किया जा रहा है, क्योंकि अगर हर एक राइफल में रशिया की तरफ से 6,000 रुपए का प्रॉफिट रखा जाता है तो इससे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को आगे चल के कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। और जैसे कि इसको आगे चल के एक्सपोर्ट भी किया जाएगा तो तब भी इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।